गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेट करने का। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेट खोल देता हूँ और प्रैक्टिस सेट में कुछ बड़े अमेजिंग क्वेश्चंस मेरे पास हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सबसे अच्छा सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एकदम अगर आपको आता होगा कॉन्सेप्ट तो देखते ही कर दोगे सॉल्व। तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इंट ए इज इक्वल टू 10 है और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 11 आई एम 11, वरना प्रिंट कर दो आई एम नॉट 11। मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके ज़रा इसका आंसर बताओ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, एक अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर गलत दे रहे हो तो आंसर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेकार है और ये वो। मैं बस ये आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवाऊँगा। आप नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। टाइम स्टैम्प लगा देना वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताओ कि इसका क्या जवाब होगा, क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। ओके, सो आई एज्यूम कि सब लोगों ने इसका जो आउटपुट है वो नीचे कमेंट करके बताया होगा। तो चलो यार इसको कोड करके देखते हैं सीधे कि क्या इसका आउटपुट होगा। तो मैं यहाँ पर हमारा 19th वीडियो है ये आई गेस। मैं यहाँ पर अपनी जावा की जो प्लेलिस्ट है वो खोल लेता हूँ। यस, दिस इज़ 19th वीडियो अभी। तो हम लोग यहाँ पर एक नया वीडियो बनाएंगे और मैं उसका नाम रखूँगा CWH_19_ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट डॉट जावा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे CWH क्या है यार, शर्म करो। CWH भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा यार। मेन में यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, सिर्फ एक लाइन लिखूँगा यहाँ पर। मैं लिख ही देता हूँ पूरा यार। मैं कहता हूँ इंट ए इज़ इक्वल टू 11 और मैंने यहाँ पर चेक किया इफ़ ए इज़ इक्वल टू 11, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 11। ये क्या हो रहा है, क्या मेरा इंटेलिजेंट आइडिया ख़राब हो गया है? ऑब्वियसली नो, मेरा इंटेलिजेंट आइडिया ख़राब नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो, आप इफ़ के अंदर एक असाइनमेंट नहीं डाल सकते। इक्वल टू होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू क्या होता है हमारा। मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता रखी है ऑलरेडी और वो मैंने चैप्टर 4 कंडीशनल्स में बता रखी है। तो अगर आप चैप्टर 4 खोल के यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई देखो, ये जो इक्वल टू रिलेशन ऑपरेटर है, इक्वल्स वाले में डबल इक्वल टू लगता है अगर चेक कर रहे हैं। तो अगर आप रिलेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो तो आपका सिंगल इक्वल टू से भी काम हो जाएगा। तो दिस विल थ्रो एन एरर। अगर आपने गलत जवाब भी दिया था तो नो वरीज, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। बट आपने सही जवाब दिया था तो कुडोस। अगर आप लोगों ने गलत जवाब दिया था नो वरीज यार, प्रैक्टिस सेट इसीलिए है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि ये जो है एक एरर थ्रो करेगा। मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 था और उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, क्वेश्चन 2 यहाँ पर आपको लिखवाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर अ स्टूडेंट इज पास और फेल। एक स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है ये पता लगाना है। अगर ज़रूरी है 40% मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में और एटलीस्ट टोटल 40% मार्क्स और एटलीस्ट 33 इन ईच सब्जेक्ट चाहिए पास होने के लिए। तो जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट हैं, आपको जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो तो 40% से ज़्यादा होने चाहिए और कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए। यानी कि आप एक सब्जेक्ट में लल्लू हो और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको जो है स्कूल पास कर देना। हर सब्जेक्ट का मिनिमम रखा हुआ है यहाँ पे 33%। एज्यूम 3 सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जहाँ बात आती है एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र की ना, वहाँ पर import java.util.scanner कर लिया करो बस, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा साउट एंटर योर मार्क्स इन फिज़िक्स। तो मैंने यहाँ पर एंटर योर मार्क्स इन फिज़िक्स लिखे और मैं यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिखूँगा। अब बायो वालों बुरा मत मानना, एक ही सब्जेक्ट ले सकता हूँ मैं, 3 है यहाँ पर, देख लो 3 सब्जेक्ट्स एज्यूम करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इंट लूँगा, इंट m1 m2 m3 ले लेता हूँ, m1 m2 m3। इनफैक्ट यार इसको बाइट लेता हूँ मैं क्योंकि यार मैं 100 के अंदर रख रहा हूँ मार्क्स, तो क्यों ना लूँ बाइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, यानी कि कीबोर्ड का रेफरेंस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा m1 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट बाइट, ठीक है।
यही चीज़ मैं M2 और M3 के साथ भी करूँगा, ठीक है। मैं M2 और M3 के साथ भी करूँगा ये चीज़, और M2 यहाँ पर M3 कर देता हूँ, ठीक है। M1 M2 M3। अब यहाँ पर ये तीनों जो है एज अ बाइट मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्या कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% है या नहीं है। तो मैं या तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कहूँगा इफ़ M1 इज़ ग्रेटर देन, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, टोटल निकालता हूँ सबसे पहले, मैं इनका एवरेज निकालता हूँ। तो मैं लिखूँगा बाइट AVG इज इक्वल टू, इनफैक्ट फ्लोट करके लिखूँगा मैं एवरेज को, फ्लोट AVG इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा M1 प्लस M2 प्लस M3, जो कि एक बाइट होगा, एक इंटीजर लिटरल की तरह काम करेगा। डिवाइड करूँगा इसको किससे, 3 से या 3.0 से, 3.0 F से। अब आपको ये क्या है, मैंने बता रखा है चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड मारेंगे तो इंटीजर आएगा। मैं इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड मार रहा हूँ ताकि फ्लोट आए और मुझे एवरेज सही से मिले। अब यहाँ पर जो एवरेज है वो 40 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा इफ़ AVG इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना चाहिए। M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर उसी के साथ साथ M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, उसी के साथ साथ M3 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब आप में से कई लोग कह सकते हो कि यार 2-3 इफ स्टेटमेंट बना के लिख लेते, लेकिन यार कहीं हम लोगों को इस तरह लिखने की भी आदत डालनी है कि भाई एक ही लाइन में सब काम हो जाए। तो एवरेज जो है वो 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसी के साथ साथ M1 M2 M3 में 33% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तब मैं साउट कर दूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, you have been promoted, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सॉरी यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड, प्लीज़ ट्राई अगेन, मतलब फिर से फॉर्म डाल दो, प्लीज़ ट्राई अगेन, और इस बार पढ़ के आना, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा, क्योंकि मैंने अगर अभी रन का बटन दबाया तो देखो CWH_18 यहाँ लिखा है, ये रन करेगा। तो मैं जैसे ही इसको रन कर लूँगा एक बार, तब यहाँ पर मेरा करंट प्रोग्राम आ गया, फिर मैं ये बटन यूज़ कर सकता हूँ। मान लो 33 आए मेरे, फिजिक्स में केमिस्ट्री में 33 आए, मैथमेटिक्स में 45 आए, ठीक है। तो सॉरी यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एवरेज कम रह गया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि ओवरऑल परसेंटेज इज़, और मैं यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर AVG लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर योर भी लिख देता हूँ, योर ओवरऑल परसेंटेज इज़, और मैंने ये और कुछ इस तरह से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा, और इसको मैंने रन किया तो देखो 33 ओवरऑल परसेंटेज आपकी 33 है, सॉरी यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड, ठीक है। तो ये प्रमोट नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर अगर 56 लिख दूँ, 34 लिख दूँ और 31 लिख दूँ, तो ओवरऑल परसेंटेज तो आपकी 40 से ज़्यादा है, लेकिन आपके मार्क्स कम रहेंगे मैथमेटिक्स में। और अगर मैं सेम मार्क्स डाल दूँ 56, 34, 56, 34 और 33 भी डाल दूँ, तब भी पास हो जाएगा बंदा, यू हैव बीन प्रमोटेड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 3, देख लेते हैं। हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये कह रहा है कैलकुलेट इनकम टैक्स पेड बाय एन एम्प्लॉय टू द गवर्नमेंट एज पर द स्लैब्स मेंशन्ड बिलो। कुछ स्लैब दिए हुए हैं इनकम टैक्स के। अगर आपको नहीं पता इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि ये स्लैब वगैरह हो सकता है चेंज हो जाए आगे जाके, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनएक्यूरेट हो सकती है। मैं एक कहूँगा कि ये फाइनेंस के लिए यूज़ मत करना। मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई भी कमाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम में 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख की इनकम में उसको 20% टैक्स देना है, और उसके ऊपर वो जो भी कमाता है उसको 30% टैक्स देना है। तो हमें उसका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसका जो टैक्स है उसको मैं फ्लोट लिख देता हूँ। फ्लोट टैक्स इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ इनिशियली। तो मैंने मान लिया टैक्स 0 है। मैं कहूँगा अगर टैक्स जो है वो
ग्रेटर देन 2.5 है, ये एक काम करता हूँ, अगर लेस देन 2.5 है, अगर वो लेस देन 2.5 है तो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस 0। तो मैं इसको ना भी लिखूँ तो चलेगा, लेकिन मैं तभी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ये वाला इफ़ ना भी लिखूँ तब भी चलेगा, ठीक है। अब मैं एल्स इफ नहीं लिखूँगा, इसके बाद मैं इसके बाद इफ़ ही लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा? इफ़ ही लिखूँगा। और यहाँ पर एक इनकम भी ले लेते हैं, मान लो इनकम इंटीजर है, या फिर इसको भी फ्लोट ही ले लेता हूँ। इनकम इज इक्वल टू, मान लो किसी ने 33 लाख कमाए या 3 लाख कमाए, मान लो 33 लाख बहुत हो गया यार, इतने पैसे कहाँ रखेगा, 3 2 5, 3,30,000 कमाए मान लो, ठीक है, एक साल में। यहाँ पर एक साल की बात हो रही है। तो अब क्या होगा, 2.5 lakhs, मैं यहाँ पर 2.5 lakhs ले रहा हूँ, तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ इसको 3.3 ले लेता हूँ। ये लैक्स में बात हो रही है। अगर 3.3 है किसी की इनकम तो क्या होगा कि लेस देन 2.5 तो नहीं है, ठीक है। अगर लेस देन 2.5 होती भी तब भी टैक्स में 0 ऐड करते, जिस बात का कोई मतलब नहीं है। अब अगर लेस देन, टैक्स इज लेस देन, क्या है, टैक्स है हमारा लेस देन, कितना था दूसरा स्लैब, दूसरा स्लैब था 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख वाले स्लैब के लिए लिखता हूँ मैं। अगर टैक्स इज लेस देन 2.5 lakhs, ठीक है, 2.5 lakhs है टैक्स, और उसी के साथ साथ जो टैक्स है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितना है, ये इक्वल टू नहीं लेते हैं, ग्रेटर देन 5 lakhs है। तब क्या करेंगे हम, तब टैक्स में कितना जोड़ेंगे, अगर 2.5 से बड़ा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 2.5 से बड़ा और 5 से छोटा, अगर 5 से छोटा है 2.5 से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो इनकम टैक्स है वो आपको 2.5 से 5 के बीच में जो आपकी इनकम है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका यहीं पर इनकम टैक्स जितना भी बनता है वो हम दे देंगे। तो हम लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस कितना परसेंट ऑफ इनकम, कितना परसेंट ऑफ इनकम हम लेंगे, हम सबसे पहले तो कितने अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे ये लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इनकम माइनस और 2.5, क्योंकि 2.5 तक तो कुछ टैक्स है नहीं, तो जितनी भी इनकम होगी इसकी 2.5 से लेके 5 के बीच में, हम उसमें से 2.5 घटाएंगे और उसका ले लेंगे हम, कितना परसेंट है, 0.2%, 0.2, 20% का मतलब क्या हुआ, सॉरी 5% था या 0.05, ठीक है। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर, इसको एफ लिख देता हूँ और यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ। तो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस, मैंने लिखा इनकम माइनस 2.5 एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। तो टैक्स जो है मेरा मैंने ऐड कर दिया कि भाई 0.5% ऑफ टोटल इनकम आप जितनी भी बन रही है आपकी इस स्लैब में, 2.5 से जितना कमाया आपने ज़्यादा उतना आप दोगे, ठीक है, उतना आप दोगे। अगर आप 2.5 से 5 के बीच में आ रहे हो तो एक दूसरा स्लैब क्या हो सकता है, एक दूसरा स्लैब हो सकता है, अब मैं यहाँ पर एलसीएफ लगा सकता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा तीनों में से या चारों में से एक स्लैब में लाई करेगा, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं इंक्रीमेंटली ऐड कर दूं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक स्लैब वाले को यहाँ निपटा दे रहा हूँ, इस स्लैब वाले को यहाँ निपटा दे रहा हूँ, इस स्लैब वाले को यहाँ निपटा दे रहा हूँ, यानी कि एक बंदा किसी एक स्लैब में ही तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 2.5 से 5 के बीच में भी है और 5 से 10 के बीच में भी। अगर 7 कमा रहा है तो 5 से 10 के बीच में है, 2 से 5 के बीच में तो नहीं है ना। अगर 7 कमा रहा है तो इन तीनों में से एक स्लैब होगा। तो स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखो अगर वो यहाँ पर है 5 से 10 के बीच में कमा रहा है तो उसको 2.5 से लेकर, जो उसका 2.5 से लेकर 5 तक का जो इनकम है उस पर उसको ये वाला तो उसको इंक्रीमेंट लगेगा ही लगेगा। और कितने पे लगेगा उसको, कितने पे लगेगा उसको, पूरे 2.5 लाख पे लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जितना भी 2.5 लाख है उसको वहाँ तक लगेगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये देखा कि कोई भाई हमारा अगर 2.5 लाख से कम कमा रहा है तो उसको टैक्स मत लगाओ। तो एक स्लैब ये हो गया, यानी कि 2.5 से कम वाले का 0 टैक्स है। फिर 2.5 से लेकर 5 तक जो कमा रहा है उसका सारा टैक्स यहाँ कैलकुलेट होगा। तो 2.5 से 5 तक कोई कमा रहा है तो वो 2.5 से लेकर जितना कमा रहा है उतने पे 5% टैक्स देगा। तो मैंने टैक्स ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस, इस तरह से मैंने इसको यूज़ कर लिया। फिर मैंने कहा कि अगर वो 5 से लेकर 10 के बीच में कमा रहा है तो सबसे पहले तो वो देगा कौन सा वाला टैक्स, ये 5% देगा। जो 2.5 से 5 तक वो कमा रहा है 2.5 लाख रुपए, उस पर 5% देगा और उसके बाद 20% बाकी बची हुई इनकम पे देगा, ठीक है। तो वो मैं 2 बार ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर कोई भाई हमारा कमा रहा है
10 लाख से ज़्यादा, तब क्या करेंगे, अगर 10.0 F से ज़्यादा कमा रहा है कोई, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देंगे कि टैक्स ग्रेटर देन 10.0 F अगर है तो एक तो वो ये दे रहा है, एक तो 2.5 से 5 वाली देगा, फिर उसके बाद वो 5 से 10 वाली भी देगा, और उसके बाद जितनी 10 से ज़्यादा है उतनी वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा, क्योंकि 5 से जितनी ज़्यादा है उसकी मैं कितनी परसेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर परसेंटेज ठीक कर देता हूँ, 0.2 हो जाएगा ये 20%, और ये 0.3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं यार, मेरे पास भी कोई लिखा नहीं था प्रोग्राम, अभी लिखा है मैंने, गलती का चांस है, देखते हैं गलती हुई तो नहीं है। 2.5 से कम है अगर टैक्स, तो टैक्स प्लस 0, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर उसके बाद 2.5 से लेके 5 के बीच में कोई लाई करता है अगर, तो वो 5% टैक्स देगा, इनकम माइनस 2.5 F। ये कहाँ से आया, जितनी भी इनकम है, मान लो 3 लाख कमा रहा है, तो 2.5 से लेके 3 तक कितने 50,000 हो गए, तो 3.0 F माइनस 2.5 F उतने देगा वो। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई 5 से 10 के बीच में कमा रहा है, तो वो अपने जो उसके 2.5 लाख रुपए उस पर तो टैक्स देगा ही देगा। ठीक है, अगर वो 7 लाख कमा रहा है, तो जो 2.5 से 5 थे, यानी कि जो 2.5 लाख रुपए उस पर तो 5% टैक्स देगा, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया उसका टैक्स। फिर उसके बाद वो 20% टैक्स देगा अपनी बची हुई इनकम पर। और ये जो 10 लाख से ज़्यादा वाले भाई साहब है, वो क्या करेंगे, 5 लाख तो देंगे अपने पहले स्लैब के, फिर यहाँ पर देखो 0.2 आएगा, 20% देंगे, फिर 5 लाख नहीं 5% देंगे अपने पहले स्लैब के, यानी कि ये जो यहाँ पर इनकी इनकम लाई कर रही है 2.5 से 5 के बीच में, फिर उसके बाद 5 से 10 के बीच में जो लाई कर रही है इनकम इनकी, उस पर 20% देंगे टैक्स, और बाकी जितनी इनकी इनकम ज़्यादा है उस पर देंगे ये कितना टैक्स, उस पर ये देंगे जितनी भी इनकम है, 13 लाख कमा रहे तो 3 लाख पे देंगे 30% टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि द टोटल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉई इज टैक्स, सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैनर का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि ये जो टैक्स आ रहा है वो एक sc.next फ्लोट कर लूँगा मैं, और स्कैनर जो मैंने ऊपर बनाया था इसको यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट बना दिया, एंटर योर इनकम, और ये चलना चाहिए, चला के देखते हैं प्रोग्राम। तो मुझसे पूछेगा एंटर योर इनकम इन लैक्स, लिखना चाहिए था मुझे। तो अगर कोई 15 लाख रुपए कमा रहा है तो ये क्या 14 लाख टैक्स देगा, वो गलती हो गई कुछ, देखते हैं क्या गलती हुई, देखते हैं क्या गलती हुई। टैक्स इज इक्वल टू टैक्स प्लस दिस मच इनटू दिस 20% इनटू दिस, देखते हैं क्या गलती हुई, कुछ तो गलती हुई है, क्योंकि इतना टैक्स वो क्यों देगा यार कोई। टैक्स इज इक्वल टू 0.3% ऑफ इनकम माइनस दिस मच, तो ये लैक्स में चल रहा है पूरा हिसाब किताब। अब किसी ने अगर 15 यहाँ पर 15 लाख कोई कमा रहा है तो वो इतना टैक्स तो नहीं देगा, दैट इज़ सो ऑब्वियस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो टैक्स इज इक्वल टू टैक्स की वैल्यू 15 दी मैंने, ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ओ टैक्स की वैल्यू 15 नहीं होगी, आई एम सॉरी, इनकम की वैल्यू 15 होगी, तो मैंने यहाँ पर देखो गलती कर दी, टैक्स इज इक्वल टू 0 लेना होगा मुझे, तो मैंने गलत जगह डाल दिया, देखो एक गलती मैं कर दी यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ कि टैक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अब चलाते हैं इसको, तो ये गड़बड़ कर दी मैंने, एनम यार एनम्स नहीं। तो यहाँ पर मैं मान लो 23 लाख कमा रहा हूँ मान लो, तो टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉय 0, व्हाट इज़ दिस, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मल्टीप्लाई फ्लोटिंग पॉइंट से हुआ, तो एक फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, टैक्स भी एक फ्लोटिंग पॉइंट है, इनकम इज इक्वल टू नेक्स्ट फ्लोट। देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। जो मैंने टैक्स को चेक किया ना, मुझे इनकम को टैक्स करना चाहिए, इनकम को चेक करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पूरी गड़बड़ कर दी है। इनकम को चेक करना चाहिए मुझे, इनकम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने टैक्स को चेक किया है वहाँ मुझे इनकम को चेक करना चाहिए। और ये देखो आप लोग की क्या गड़बड़ करी मैंने, कितनी बड़ी गड़बड़ करी। इनकम अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो अभी देखो अभी सही हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो काफ़ी मेजर मिस्टेक कर दिया यार मैंने यहाँ पर, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। तो देखो अगर कोई 34 लाख रुपए कमाता है तो 8 लाख रुपए वो 8,32,500 रुपये वो टैक्स के दे देगा। फिर देखते हैं कि अगर कोई 2.3 लाख कमा रहा है तो उससे टैक्स तो नहीं लिया जा रहा ना, नहीं लिया जा रहा।
अगर कोई भाई कमा रहा है हमारा 5 लाख रुपए, वो कितने देगा टैक्स? उससे भी ज़ीरो ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? 2.5 से 5 के बीच में जो टैक्स लग रहा है वो तो लेना पड़ेगा ना उससे। तो कोई बंदा 5 लाख पर एनम अगर कमा रहा है तो वो आएगा कहाँ से कहाँ तक? ओ, तो मैंने देखो यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी। तो मुझे इक्वालिटी एक ना एक जगह लगानी पड़ेगी। 2.5 से 5 तक अगर आप जा रहे हो तो 5 को आपको इक्वल लेना पड़ेगा। तो 2.5 से 5 अगर आप जा रहे हो और यहाँ पे मैं इक्वालिटी ले लेता हूँ, एक ना एक जगह आपको इक्वालिटी लेनी पड़ेगी, वरना 2.5 में कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं एंटर करेगा लूप में। समझ लो आप क्या गड़बड़ है यहाँ पर। अगर कोई एग्जैक्ट 10 लाख कमा रहा है तो वो इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 10 लाख, यहाँ लेस देन 10 लाख। इक्वल टू 10 लाख भी रखना पड़ेगा ना कहीं कहीं, ताकि इक्वल टू जब वो 10 लाख तो यहाँ पर वो जाए। तो बड़ी मिस्टेकें हो गई यार इस प्रोग्राम में। कोई बात नहीं, अगर कोई 2.5 लाख कमा रहा है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई 5 लाख कमा रहा है तो उससे 2.5 लाख पे टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2.5 लाख पे अगर आप 5% लगाओगे 2.5 लाख का, तो ये यहाँ पर 0.125 आ रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ फेयर, प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आई होप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डे ऑफ द वीक गिवन द नंबर। तो क्या है कि 1 2 3 4 इसके हिसाब से आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस प्रोग्राम में, यहाँ पर नीचे आऊँगा, इसको सबसे पहले मैं पूरा कमेंट आउट करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 को, और क्वेश्चन नंबर 4 लिखूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन डे इज इक्वल टू, मान लो 2 लिखा है, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का थर्सडे, 4 का फ्राइडे, ऐसे करके मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। तो डे इज इक्वल टू 2 मैंने लिखा, मैं स्विच का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को स्विच केस के बारे में यहाँ पर बताया था, और मैं अपने इनहांस स्विच केस का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था। तो मैं इस तरह के स्विच केस यहाँ पर यूज़ करूँगा, आप देखते जाओ। तो यहाँ पर मैंने स्विच लिखा था और एक वेरिएबल लिया था जो कि डे होगा मेरा इस केस में, और इस बार मैं कुछ ऐसे यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा केस अगर हमारा 1 हुआ तो मंडे प्रिंट कर दो। सिमिलरली मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करूँगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से जो भी एंटर किया जा रहा है वो यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर लिख दूंगा SC डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पर देखो 4 अगर मैं एंटर करूँगा तो थर्सडे आएगा, थर्सडे आ गया। मैं अगर 6 एंटर करूँगा तो सैटरडे आएगा। और यहाँ पर मैंने इनहांस स्विच केस यूज़ किया, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे जो है यहाँ पे ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ रही है हर पॉइंट पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इनहांस स्विच केस के बारे में, जिसमें आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया है। अगर मैं जाता दूसरे राउट तो क्या होता कि मुझे ब्रेक लिखना पड़ता, मैं अगर ट्रेडिशनल स्विच केस यूज़ करता तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ ईयर एंटर्ड बाय द यूज़र इज अ लीप ईयर और नॉट। बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ एज अ चैलेंज। ये क्वेश्चन आप सब मुझे नीचे कमेंट में बताओगे सॉल्व करके, टाइम स्टैम्प लगाना और कम से कम कंडीशन लिख देना, बस कंडीशन लिख देना क्या है लीप ईयर की, और मुझे सिंगल लाइन कंडीशन चाहिए, सिंगल लाइन कंडीशन। अगर आपको नहीं पता लीप ईयर क्या होता है, गूगल आपके पास है, लीप ईयर डेफिनेशन। देखो इंटरनेट पे प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मैं आपसे कॉपी नहीं करवाना चाहता, मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लीप ईयर किस तरह से डिटेक्ट करोगे। जैसे मैं 2012 दे रहा हूँ, 2020 दे रहा हूँ, लीप ईयर डिटेक्ट करना है आपको। डेफिनेशन आपको लीप ईयर की मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, बहुत जगह है। देखो, अ ईयर कंटेनिंग एन एक्स्ट्रा डे,
an extra day is added in February. Leap year occurs every 4 years. 2020 is a leap year and so is 2024. ठीक है, except that यहाँ पर catch है देखो एक, except that every 100 years special rules apply. For 1900 was not a leap year but 2000 was. खैर ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, इसलिए वो वन लाइनर कंडीशन आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को एज एन एक्सरसाइज करना है। मैं अभी यहाँ पर करूँगा क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूँगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वेबसाइट फ्रॉम द URL। तो अगर .com है वेबसाइट के अंत में तो कमर्शियल वेबसाइट है, .org है तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, .in है तो इंडियन वेबसाइट है। तो मुझे क्या करना है, डॉट के बाद का टर्म लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के जो मेथड्स थे वो यहाँ पर मेरे काम आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, चैप्टर 3 में मेरी स्ट्रिंग्स थी, मैं चैप्टर 3 को खोलूँगा यहाँ पर और मैं स्ट्रिंग का वो मेथड देखूँगा जो कि मुझे क्या बताए, डॉट की पोजीशन बताए, ठीक है। डॉट की पोजीशन बताए या स्टार्ट्स विद या एंड विद मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। मैं कहूँगा अगर एंड्स विद .org तो क्या है वो, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। .com कमर्शियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इफ़ एल्स का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना मत भूलना। देखो इस बात को आप टाल नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बुरा मान जाऊँगा और अच्छी बात नहीं है यार अगर मैं बुरा माना। तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प लगा के क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशन बतानी है, बस पूरा प्रोग्राम भले ही ना बनाओ तो अच्छी बात है, कंडीशन बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्या करना है मुझे, सबसे पहले स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिखूँगा वेबसाइट इज इक्वल टू, मैं sc.next का यूज़ करूँगा, ठीक है, sc.next का यूज़ करूँगा और मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। एक स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा इफ़ वेबसाइट डॉट एंड्स विद और मैं लिखूँगा .org। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एल्स इफ लगाऊँगा एक, मैं लिखूँगा अगर .com है तो कमर्शियल वेबसाइट है और उसके बाद मैं एक एल्स इफ और लगाऊंगा और मैं लिखूंगा कि अगर .in है तो इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से ऐसे लिखता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि डालूंगा codewithharry.com, दिस इज़ एन कमर्शियली अ कमर्शियल वेबसाइट और इसके बाद gov.org, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट और उसके बाद codewith.harry.in इंडियन वेबसाइट। तो इस तरह से आप लोग जो है किसी भी वेबसाइट का पता लगा सकते हो कि वो इंडियन वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है या कमर्शियल वेबसाइट है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, 5वां आपको मुझे करके बताना है। आई होप कि आपने जावा की ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली। अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो यार प्लीज़ इसको एक्सेस करो, वरना जो है आप इस कोर्स का पूरा आनंद नहीं उठा पाओगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़, अगर आप लोग लाइक करोगे तो दिल से खुशी होती है। मेरी बात को प्लीज़ मत टालना, अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, नोट्स वगैरह सब कुछ एक्सेस कर लेना, सब अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।